हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल के सेकंड पॉइंट अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक देखिए। इसके जो फर्स्ट पॉइंट था, अब जो लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आप जा करके सबसे पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए ताकि आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ सके। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है 1.5.2 अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। Besides the above-mentioned circumstances, the court have allowed the lifting of corporate will for proper administration of taxation law, state duty laws, wealth tax laws, etc. and also in some other circumstances. तो ये सारे जो मेंशन किए हुए सर्कमस्टांसेस थे, उसके अलावा भी जो कोर्ट जो है वो लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल को अलाउ किया है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। किसी भी तरह का जो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके लिए, जैसे कि टैक्सेशन लॉज है, स्टेट ड्यूटी लॉज, वेल्थ टैक्स लॉज, ये सारे लॉज के लिए भी किया। साथ ही साथ कुछ और भी ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसके लिए लिफ्ट किया है। तो उसके बारे में एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। समटाइम्स पर्टिकुलरली ड्यूरिंग वॉर between countries it become necessary to ascertain the character of certain companies। तो जब वॉर के समय क्या होता था, जब दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर होता था, तो ये नेसेसरी हो जाता था कि जो कैरेक्टर्स होता है सर्टेन कंपनीज़ का, उसको असरटेन किया जाए, उसको जाना जाए, उसके बारे में डिटेल में नॉलेज रखा जाए। एट सम टाइम द कोर्ट आर जस्टिफाइड इन लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील ऑफ अ कंपनी विच इज़ कंट्रोल बाय एलन इनेमी। तो कुछ बार कई बार क्या होता था कि जो कोर्ट है वो जो लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील है कोई भी कंपनी का, उसको जस्टिफाई करने में कैपेबल होता था, वो जस्टिफाई कर लेता था, जो कि एलन इनेमी द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो दूसरे इनेमी द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मीन्स अगर दो कंट्री के बीच में हो रहा है तो दूसरा कंट्री ऑब्वियसली कि इनेमी कंट्री हुआ, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जस्टिफाई किया जाता है। In this way, a company registered in India may be declared alien company if it is found that the person controlling such a company is citizen of an enemy country। तो इस तरह से क्या होता है, जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है उसको एलन कंपनी बोला जा सकता है अगर उसका जो कंपनी है उस पर में जो पर्सन्स है वो इनेमी कंट्री का सिटीजन्स हो। तो जैसे मान लीजिए कि वही दो कंट्री में हो रहा है वॉर, अगर आप फिर भी दूसरे कंट्री के हो करके भी दूसरे कंट्री में आप अपना कंपनी चला रहे हैं, तो उस केस में आप इनेमी कंट्री के सिटीजन होंगे, तो वो आप एलन इनेमी कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड केस, ये एक केस स्टडी है। अ कंपनी विद द नेम कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड वर रजिस्टर्ड इन इंग्लैंड। तो जो ये दो कंपनी है कॉन्टिनेंटल टायर और रबर कंपनी लिमिटेड, वो इंग्लैंड में रजिस्टर्ड था। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कंपनी वॉज टू सेल टायर्स इन यूनाइटेड किंगडम विच वर मैन्युफैक्चर्ड इन जर्मनी बाय द जर्मन कंपनी। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट था इस कंपनी का कि सेल्स करना टायर्स को यूनाइटेड किंगडम में, जो कि मैन्युफैक्चर होता है जर्मनी में, जर्मन के कंपनी द्वारा। मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी वॉज हेल्ड बाय जर्मन्स। तो इसका जो मेजॉरिटी शेयर्स होता था वो जर्मन के द्वारा होल्ड किया जाता था। बिसाइड दिस ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वो जर्मन रेसिडेंट्स। इसके अलावा जितने भी डायरेक्टर्स हैं कंपनी के वो जर्मन रेसिडेंट्स हैं। When the First World War broke out, the company filed a suit to recover a trade debt. The court came to the conclusion that the company was an enemy company because the effective control of the company was in the hand of German हूवर एलन कंपनी। तो जब वर्ल्ड वार हुआ तो उस समय क्या हुआ कि उस कंपनी को इनेमी कंपनी बोला गया था, क्योंकि उसका जो मेजर कंट्रोल था, जो इफेक्टिव कंट्रोल था, वो जर्मन के हाथ में था, जर्मन के लोगों के हाथ में था, जो कि एक एलन इनेमी है। हेंस द क्लेम ऑफ द कंपनी वाज डिसअलाउड ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी टू अलाउ एलन इनेमीज टू ट्रेड बाय यूजिंग द कॉर्पोरेट विल। तो इसलिए जो उसका क्लेम था उस कंपनी का, उसको अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि वो कॉर्पोरेट वो एलन इनेमी है, उसके पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है कि कोई भी एलन इनेमी अपना ट्रेड यहाँ पे कर सके। नेक्स्ट स्टेप फॉर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। द कोर्ट विल अलाउ लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट विल इफ द पर्पस ऑफ द कंपनी इज टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन और टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स। तो जो कोर्ट है वो अलाउ करता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल अगर कंपनी का जो पर्पस है
वो है कि लीगल ऑब्लिगेशन को मतलब अवॉइड करना या तो फिर क्रेडिटर्स के साथ डिफ्रॉड करना। इन द केस ऑफ गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्न, ये भी एक केस स्टडी है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। हॉर्न वॉज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द गिलफोर्ड मोटर कंपनी विद द कंडीशन दैट ही वुड नॉट सॉलिसिट और इंटाइस अवे द customers of the company so long as he was in the employ of the company and afterwards। तो ये बोला कि जो मैनेजर उसको की तरफ उनको अपॉइंट किया गया था कंपनी में, उसका एक कंडीशन था कि वो ना तो सॉलिसिट करेगा ना इंटाइस करेगा कस्टमर को कोई भी कंपनी का, जब तक वो कंपनी का एम्प्लॉयमेंट है और उसके बाद भी। आफ्टर लिविंग द कंपनी हॉर्न फॉर्म्ड अनदर कंपनी विच वॉज टू कैरी ऑफ द सेम बिजनेस। तो जैसे जब वो कंपनी छोड़ा हॉर्न, उसके बाद में वो एक नया कंपनी अपना फॉर्म कर लिया, नया कंपनी अपना इस्टेब्लिश कर लिया। दिस न्यू कंपनी of Horn solicited the customer of Guilford Motor Company Limited in the suit filed by Guilford Motor Company Limited against Horn to restrain him for soliciting the business. The court came to the conclusion that Horn has created the company for his own benefit and to solicit the customer of his employer's company। तो जो नया कंपनी वो इस्टेब्लिश किया था उसका बिज़नेस सेम था, गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड का जो बिज़नेस था और इसका जो बिज़नेस था वो पूरी तरह से सेम था। तो उसमें क्या किया कि जो गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड का जो भी कस्टमर्स था उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, अपने कंपनी में लाता था, अपने पास लेकर के आता था, जिससे क्या हुआ कि जो गिलफोर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड का जो भी मतलब कस्टमर्स था वो तो छीनते जा रहा था, ये अपना कस्टमर्स को रेज कर रहा था। तो उस समय क्या किया, जो गिलफोर्ड मोटर कंपनी है वो केस कर दिया हॉर्न के अगेंस्ट में। तो उसके लिए क्या हुआ कि कोर्ट जो है वो हॉर्न के अगेंस्ट एक्शन लिया गया कि उसका जो नया कंपनी है वो सिर्फ अपना बेनिफिट के लिए कर रहा है और साथ ही साथ जो उसके जो एम्प्लॉयर थे, मीन्स जो बॉस थे, उसका कस्टमर को छीनने के लिए कर रहा है, उसका कंपनी को डिस्ट्रॉय करने के लिए कर रहा है, मीन्स ख़त्म करने के लिए कर रहा है। सिमिलरली where a dummy company was formed to avoid a legal obligation, the court left the corporate will. John versus Limpban. Thus, where a company is formed to defraud, the court will lift the corporate will and look into the true ownership of the company। तो जब भी कोर्ट देखेगा कि जो ट्रू ऑनरशिप है, जो पहले से वो सेम बिजनेस कर रहा है, अगर वो निकल के कोई और जा कर के आपका बिजनेस कर रहा है तो उस केस में लिफ्ट करेगा वो कॉर्पोरेट व्हील को, क्योंकि वो पता लगाएगा कि ओरिजिनल कौन है, ट्रू ऑनरशिप किसका है। इस केस में क्या हुआ था कि जो गिलफोर्ड था उसका ओरिजिनल बिजनेस था, मीन्स ट्रू बिजनेस था उसका, वो पहले से कर रहा था उस चीज़ को, और हॉर्न जो उसका एम्प्लॉय था और वो कुछ समय तक उसके साथ काम करके फिर अलग जा कर के अपना प्रॉफिट के लिए अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया और उसका कस्टमर को अपने कंपनी अपना पास लेकर के आ रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए उसका जो कॉर्पोरेट व्हील है उसको लिफ्ट किया गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग द रेवेन्यू। The court will allow pursuing of corporate will if it is of the opinion that the company has been formed for evading the tax or to circumvent tax obligation. If such is the case, the court will disregard the corporate entity and would instead hold individual members liable to fulfill the revenue obligation। अगर मान लीजिए कि जो कोर्ट है वो अलाउ कर दिया पर्सिंग कॉर्पोरेट विल को, तो जो कंपनी का जो ओपिनियन होता है, अगर वो देखा जाता है कि वो टैक्स को इवेट कर रहा है, नहीं दे रहा है, या टैक्स ऑब्लिगेशन को रिलेटेड कोई भी उसका प्रॉब्लम है, तो उस केस में क्या करेगा कि जो कोर्ट है वो कॉर्पोरेट एंटिटी को डिसरिगार्ड कर देगा, कि कॉर्पोरेट एंटिटी को हट जाएगा और जो इंडिविजुअल मेंबर्स उस कंपनी के उसको लायबल वो कराएगा, उसको वो ज़िम्मेदार ठहराएगा, और साथ ही साथ जितने भी रेवेन्यू के ऑब्लिगेशंस है, जितना भी रेवेन्यू पेमेंट करना है वो सारे उस मेंबर को करना पड़ेगा। इन री सर डिंसो मैंगजी फिट केस, ये केस स्टडी है। दी एसएससी सर डिंस्को who was a very rich man was earning huge dividend and interest income। तो जो सर डिंस्को है वो बहुत ही अमीर आदमी है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम में पे मतलब उनको अर्न हो रहा है। ही फॉर्म 4 प्राइवेट कंपनी एंड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ ईच कंपनी टू होल्ड अ ब्लॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट एज हिज एजेंट। तो उसका 4 प्राइवेट कंपनी है और वो एक एग्रीमेंट पे गए जहाँ पे हर कंपनी का जो ब्लॉक है इन्वेस्टमेंट का वो उनके पास होगा एक एजेंट के तौर पे। अंडर द अरेंजमेंट द इनकम रिसीव्ड वाज क्रेडिटेड इन कंपनीज अकाउंट एंड द कंपनी हैंडेड द अमाउंट बैक टू हिम एज अ लोन।
तो इस एग्रीमेंट के तहत जो इनकम वो क्रेडिटर से रिसीव करेगा वो कंपनी के अकाउंट में जाएगा और जो कंपनी है वो सारा अमाउंट उनको वापस दे देगा एक लोन के तौर पे, विच वॉज नेवर रीपेड, जो उसको कभी रिपे नहीं करना है। In this way, he divided his income in 4 parts in order to reduce his tax liability. तो इस तरह से वो क्या किया, जितना उसका इनकम था उसको 4 हिस्सा में बांट दिया ताकि उसको जो टैक्स है वो कम पे करना पड़े। The court ignored the corporate facade of this company and held that the company was nothing more than the assessee himself. Sir Dinshaw was held the owner of the total income and liable to pay tax. तो कोर्ट भी इसको एक बार के लिए तो मतलब नज़रअंदाज कर दिया था, इग्नोर कर दिया था, लेकिन फिर बाद में उसको जितना भी टोटल इनकम है और जितना भी टैक्स उसको मतलब जितना उसके पास इनकम है उसी हिसाब से उसको टैक्स पे करने के लिए लायबल होना पड़ा। नेक्स्ट है वेयर कंपनी इज फॉर्म टू एक्ट एज एन एजेंट ऑफ इट्स मेंबर। एज अ जनरल रूल अ कंपनी इज नॉट एन एजेंट ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स और ऑफ अनदर कंपनी। तो जनरल रूल के तरफ से बोला जाए तो जो कंपनी है वो एजेंट नहीं है अपने शेयर होल्डर्स का या कोई भी अदर कंपनी का। बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस अ कंपनी में बी डिसरिगार्ड एज एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ इट्स मेंबर और ऑफ अनदर कंपनी। तो कुछ सर्कमस्टांसेस में ऐसा हो सकता है कि जो कंपनी है वो रिगार्ड कर सकता है एक एजेंट के तौर पे या ट्रस्टी हो सकता है अपने मेंबर्स का या कोई भी अदर कंपनी का। इन सच ए सिचुएशन फॉर द एक्ट्स डन बाय द कंपनी इट विल बी द मेंबर्स हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड नॉट द कंपनी। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी एक्ट होगा, कुछ भी जो किया जाएगा कंपनी की तरफ से, उसमें क्या होगा, कंपनी को कोई भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें नहीं होगा, उसमें सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके मेंबर्स का ही होगा। इन REFG Films Limited in case an American company financed and produced a film Monsoon in India, but technically the film was made in the name of the company incorporated in England. तो एक फिल्म है मीन्स फिल्म लिमिटेड, FG फिल्म लिमिटेड, वो एक अमेरिका का कंपनी है और वो एक फ़िल्म प्रोड्यूस किया था मॉनसून इंडिया में, पर टेक्निकली क्या हुआ, जो कंपनी का नाम है मतलब फिल्म जो नेम होता है वो इंग्लैंड के कंपनी का मतलब इंग्लैंड में जो कंपनी है उसके नाम पे फिल्म का नाम रख दिया था। द ब्रिटिश कंपनी हैज़ ओनली अ कैपिटल ऑफ euro 100 dividend into euro 100 shares of €1 each. Of this, 90 shares was held by the president of the American company. The Board of Trade declined to register the film as a British film. The view of the Board of Trade was upheld by the court. The court held that the British company acted only as an agent of the American company, which was the true maker of the film. तो उसमें भी बताया गया कि उसका कितना कैपिटल, उसका कितना शेयर्स और हर शेयर का वैल्यू बताया गया, जिसमें कि 90 शेयर्स जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन कंट्री का है। उसके बाद जो बोर्ड ऑफ ट्रेड है वो जो फिल्म भी था उसको रजिस्टर कर दिया ब्रिटिश फिल्म के तौर पे, और जो इस ध्यान में रखते हुए जो बोर्ड ऑफ ट्रेड है वो उसको कोर्ट में ले गया। तो जो कोर्ट है वो एक ब्रिटिश कंपनी मतलब जो कोर्ट है वो ब्रिटिश कंपनी को एक एजेंट की तरह बोला गया है, मतलब अमेरिकन कंपनी का एजेंट बोला गया है उसको, जो कि एक ट्रू मेकर है फिल्म का। मीन्स एक तरह से हो गया कि फिल्म जो है वो अमेरिकन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लॉज। The court have disregarded of the separate legal personality of the company where the company's independent status was being used as a device to reduce the amount payable by the company to defeat the provisions of welfare laws such as payment of bonus to its workmen. तो जो कोर्ट है वो डिसरिगार्ड करता है सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी को कोई भी कंपनी का, जब जो कंपनी का जो इंडिपेंडेंट स्टेटस है वो यूज़ किया जाता है एक डिवाइस के तौर पे, जहाँ पे जो अमाउंट पेबल जो मीन्स अमाउंट जो कंपनी को पे करना पड़ता है वो रिड्यूस हो जाता है और जो वेलफेयर के लॉज है उसको डिफीट कर देता है, सच एज पेमेंट ऑफ बोनस टू इट्स वर्कमैन। मतलब कि आपके ऑफिस में आपके कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनको आप बोनस नहीं देते, तो वो भी एक तरह से गलत बात होता है। इन द केस ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड Bhavnagar versus the Associated Rubber Industries Limited, Bhavnagar and another. A new company was formed with no assets of its own except those transferred to it by the principal company. तो एक नया कंपनी फॉर्म हुआ था जिसके पास खुद का कोई भी एसेट्स नहीं था,
सिर्फ वो था जो प्रिंसिपल कंपनी द्वारा उसको ट्रांसफ़र किया गया था। द न्यू कंपनी हैज़ नो बिजनेस ऑफ इट्स ओन, इट रिसीव डिविडेंड ऑफ इट्स शेयर्स ट्रांसफर्ड टू इट बाय द प्रिंसिपल कंपनी। उसके बाद न तो खुद का बिजनेस था और वो जो डिविडेंड उसके पास था वो भी उसको प्रिंसिपल कंपनी द्वारा ट्रांसफ़र किया गया था, जो डिविडेंड का जो शेयर्स था वो। दस द प्रिंसिपल कंपनी वॉज एबल टू रिड्यूस इट्स ग्रॉस प्रॉफिट एंड कंसिक्वेंटली द अमाउंट ऑफ बोनस पेबल टू वर्कमैन वॉज ऑल्सो रिड्यूस। तो जो प्रिंसिपल कंपनी है वो इसमें क्या करता था, क्योंकि उसका डिविडेंड था शेयर्स में, तो वो जो वर्कमैन था उसका वो चाहता तो वो ग्रॉस प्रॉफिट को कम कर सकता था, और साथ ही साथ जिसको बोनस दिया जाता है वर्कमैन को वो भी कम कर देता है। द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ द कंपनी एंड डायरेक्टेड दैट द अमाउंट्स paid to the new company as dividend shall not be taken into account while determining the gross profit of the principal company। तो ये बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या किया, जो इंडिपेंडेंट स्टेटस है नया कंपनी का उसको रिजेक्ट कर दिया, और ये बोल दिया कि जो अमाउंट जो नया कंपनी पे करता है डिविडेंड के तौर पे उसको मतलब अकाउंट में नहीं लिया जाएगा, उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है जब वो प्रिंसिपल कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट लिखता है उस टाइम पे। द कोर्ट हेल्ड दैट इन एवरी केस वेयर ingenuity is accepted to avoid taking and welfare legislation, the court will go behind the smoke screen and discover the true state of affairs। तो कोर्ट ये बोल दिया कि अगर कोई भी केस में किसी भी तरह का मतलब कुछ भी होता है, मीन्स वेलफेयर लेजिस्लेशन होता है, तो उस केस में क्या करेगा, कोर्ट खुद उस मामले में अच्छी तरह से जानकारी हासिल करेगा, अच्छी तरह से उसका जांच पड़ताल करेगा, उसके बाद ही सही डिसीजन लेगा। तो ये था 5 जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के बारे में, जो कि मतलब कॉर्पोरेट द लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील के अंदर कुछ केसेस है वो था। तो आई होप आपको सारे 5 पॉइंट्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा तो जा करके उसे भी ज़रूर देख लें। वीडियो का पूरा देखने के लिए थैंक यू।